हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर लाइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स एनसीईआरटी से वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, बट मेरे पास डिमांड आई है कि डीएवी पब्लिकेशंस के हिसाब से भी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि डीएवी में जो लाइट चैप्टर है वो थोड़ा एग्जैजरेट करके दिया हुआ है। सो मैं डीएवी पब्लिकेशंस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। उसमें एक्चुअली आगे का मतलब 9th 10th का भी थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉनकेव मिरर के 5 केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स के 2 केसेस होते हैं। तो उसमें वो सब कुछ करके दिखा रखा है कि कौन सी इमेज कहाँ पे बनती है। उसके लिए जो मैंने आप लोगों को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम बना के दिखा दिया था पहले। अब ये कुछ टर्म्स हैं, 7 टर्म्स, इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो स्टूडेंट्स, आप कभी भी कोई सर्कल बनाते हैं या स्फेयर बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई सेंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बनाया तो इसमें ये सेंटर होगा, राइट। तो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है कि ये स्फेरिकल मिरर का स्फेयर का एक पार्ट है जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, बट ये ऐसे होता है, लाइक पूरा स्फेयर टाइप। यहाँ पे स्पेस नहीं है, पूरा स्फेयर टाइप होता है। ऐसा डायग्राम पूरे स्फेयर के साथ मैंने आप लोगों को पहले भी बना के दिखाया था। तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। दोनों में डोनेट सी से ही करते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ चेंज दिख रहा है। चेंज क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड पे है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किसकी साइड है। अब ऑब्वियसली ऐसे ही है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से जो बाउंड्री तक का सर्कम मतलब बाउंड्री तक का जो होता है वो उसको हम रेडियस बोलते हैं, डिस्टेंस को। इसमें भी सेंटर से पोल तक का जो होता है वो रेडियस ही होता है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे ये, और कॉन्वेक्स मिरर में ये, लाइक यहां से लेके यहां तक इज आर। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ द पोल। अब पोल क्या होता है? पोल होता है जो स्फेरिकल मिरर पे एकदम सेंटर में हो, इसके सेंटर में हो पोल, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट पे, उसको हम पोल बोलते हैं। ये पी डिनोट करता है पोल को। यहां पे हम लिख लेते हैं ये आर, ये सी, ये पी। ओके, नाउ फोर्थ इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है स्टूडेंट्स जो इंटरसेक्ट करती है मिरर से, जिसपे सब कुछ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब कुछ लाई करता है, वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है स्टूडेंट? नॉर्मल मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर पे जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो वो नॉर्मल होता है। अब हम अगर मिरर ले लें कॉन्वेक्स मिरर, तो हम यहां पे ड्रॉ करें तो भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पे ड्रॉ करें तो भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पे ड्रॉ करें तो भी 90 डिग्री बनेगा, बट लाइन सीधी होनी चाहिए। बस लाइन स्ट्रेट हो, कहीं पे भी हो 90 डिग्री ही होगा, तो वो नॉर्मल होता है जो 90 डिग्री होता है मिरर के। फोकस। अब फोकस इज दिस, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द फोकस।
अब हम इसके आगे कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि फोकस पे लाइट रे कब आती है और कब नहीं आती है। द फोकल लेंथ, अब जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ऐसे ही पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहते हैं स्टूडेंट्स। मैं रब करके आ जाऊंगी। ओके, क्लियर। अभी मैंने आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन किया है। वैसे अगर डेफिनेशंस की बात करी जाए तो आप लोगों की बुक्स में गिवन है, बट कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी एक बार ही। वैसे मैंने समझा ही दिया है सब कुछ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं अभी आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर करके बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम इनकी देखो, डेफिनेशंस में कुछ भी नहीं है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करी जाए तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी जाए तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल लाइज ऑन स्फेरिकल मिरर एंड इट इज एट द सेंटर। डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, बस जो समझाया है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। ओके, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है? जिसपे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है वो होती है प्रिंसिपल एक्सेस। जहाँ पे सब कुछ लाई करता है, जहाँ पे लाइट रेज आके मीट करती हैं, जहाँ से पास होती हैं, वो होती है प्रिंसिपल एक्सेस। नॉर्मल इज द लाइन जो इंटरसेक्ट करती है स्फेरिकल मिरर पे एट 90 डिग्री। द नॉर्मल इज द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द स्फेरिकल मिरर एट 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन। ओके, focus lies between pole and center of curvature and at the principal axis. Okay, and the focal length की definition क्या होगी? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की थी सेम, इसे हम f से डिनोट करते हैं एंड इसे स्मॉल f से। नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सेस की कोई डिनोशन नहीं होती है, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल बेसिस पे यूज नहीं करते, सो इतना कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे हम थे फोकल लेंथ की डेफिनेशन के ऊपर। तो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की होती है, सेम वैसे ही फोकल लेंथ की भी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। गॉट इट? आई होप अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग अपनी बुक्स रीड करिए, बुक्स में ये सारी डेफिनेशन अच्छे से दी हुई हैं, एक एक चीज दी हुई है उसमें। सो नाउ अब हम इसके लॉस पे चलते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ में एक चीज और समझ लीजिए, कभी भी फोकल लेंथ का डायग्राम बनाने के लिए आए आपको यही दोनों डायग्राम्स बनाने हैं। बस ये पूरा स्फेयर मत बनाना, इतना ही पार्ट बनाना है फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ का डायग्राम बनाने के लिए आए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को कॉन्केव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे, तो आप लोगों को यही डायग्राम बनाना है। एक और चीज होती है इसमें, जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। ओके, अब ये है रिलेशन, मतलब ये फॉर्मूला है जिसे हम उसमें यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। इसकी डेरिवेशन कोई नहीं है, इस क्लास में तो नहीं है, 11th में जाके इसकी डेरिवेशन आती है। आप लोगों को इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये F इक्वल्स टू R/2। F इज फोकल लेंथ हेयर, लेट मी राइट, F इज फोकल लेंथ हेयर एंड R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। ओके,
अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है कि जैसे फोकल लेंथ दे दी जाएगी कभी कभी, अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई है तो ऑब्वियस है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है तो ऑब्वियस है कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है। अब इसका जो न्यूमेरिकल आएगा वो अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, अब फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, बट अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ आर निकालना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2f, सो r is equals to 2 into 10, that is r equals to 20 सेंटीमीटर। देखो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रही हूँ, एक साथ ही सब कुछ इसीलिए पढ़ा रही हूँ एक ही बोर्ड पे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं से भी तो आप एक साथ ऐसे ही नजर मार लो, बार बार आपको वीडियो बैक करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही पढ़ लो। ओके, तभी मैं इतना थोड़ा कर भी रही हूँ, वरना दूसरी वीडियो में ही डालती। ठीक है, क्वेश्चन में या तो ये पूछा जाएगा या फिर आर दे दिया जाएगा। अब आर कैसे दे देंगे, आर दे देंगे कि आर को ले लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर और हमें एफ निकालना है, तो ये इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, इसको तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे 10 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब वैल्यू कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, पर क्वेश्चन तो इसी टाइप का आएगा ना। ओके, क्योंकि फॉर्मूला दो चीजों पे बेस्ड है, तो एक चीज दी हुई होगी तो दूसरी चीज निकालनी है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ रूल्स की तरफ जो हम स्फेरिकल मिरर में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में दोनों जगह पे यूज करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने टर्म्स पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर के जो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ है, इसके 3 लॉज होते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through or appears to diverge from the focus of the mirror after reflection। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है, अब इसमें दे रखा है कि जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट मीन्स एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, चाहे वो कॉन्केव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, दोनों के लिए रूल्स आर सेम। ओके, ऐसे ही सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस and here is the line parallel to the principal axis, after reflection it goes through, passes through a focus। okay, अब सेकेंड रूल इसी का वाइस वर्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लाइट ऑफ रे फोकस से आ रही है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। वाइस वर्सा है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है और वो फोकस से पास हो रही है। बट सेकेंड रूल ये है कि जब कोई भी लाइट ऑफ रे फोकस से आएगी तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। दोनों मिरर्स में सेम रूल्स हैं। ओके, सेकेंड की भी मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन और ये लिख दूंगी अभी नेक्स्ट में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है समझने वाली, बस याद रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट का ही वाइस वर्सा है। ओके, सो a ray directed towards the focus of spherical mirror becomes parallel to its principal axis after reflection। Now, अगर कोई भी रे हम फोकस से पास करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले रूल में जो पढ़ा था ये उसका उल्टा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये कॉन्केव मिरर था और स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रेज होती हैं वो कन्वर्ज नहीं होती जैसे कि कॉन्केव मिरर में होती हैं।
कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे एक वर्चुअल लाइन बना के फोकस से ज्वाइन करना पड़ेगा लाइट रे को, ऐसे खुद से ज्वाइन नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज a ray directed towards the center of curvature of a spherical mirror retraces its path after reflection. Retraces its path. अब जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस मूव हो जाती है। ये नहीं कि कहीं रिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रही है, पर उसी पाथ से एकदम वापस मुड़ जाती है। नाउ ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में होता है। अब हमें कॉन्वेक्स मिरर में एक वर्चुअल लाइन बनानी ही पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये डाइवर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर नहीं है। ओके, अब इन्हीं तीन रूल्स में से कोई दो रूल्स यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लाइक इन कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होती है। अब इन रूल्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे यूज करके हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, एक चीज तो ये, और एक चीज होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। नाउ अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो हम एक चीज देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट and image formation in concave mirror is 0। जीरो कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये हम आगे देखेंगे, बट दिस इज द मेन पॉइंट टू नोट कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन वो 0 होता है कॉनकेव मिरर के केस में। मैंने बताया था कि 5 केसेस बनते हैं कॉनकेव मिरर में, तो उसमें से एक केस जो थर्ड केस होता है वो ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रहा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज फॉर्मेशन का वो 0 हो जाएगा। यही है जो पॉइंट टू बी नोटेड है। डायग्राम हम तब पढ़ेंगे जब हम आगे उसके सारे केसेस बनाएंगे। सो आज के सेशन को वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम कॉनकेव मिरर के 5 केसेस और कॉन्वेक्स मिरर के जो 1 और 2 केसेस हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मैंने वैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था जो लास्ट मैंने बनाई थी, बट इट्स ओके दी फॉर डीएवी पब्लिकेशंस, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ा दूंगी। देयर विल बी नो इशू, कोई बात नहीं। सो ओके, अब क्या है स्टूडेंट्स, जो डीएवी पब्लिकेशंस है उसमें ये सब तो है ही, पर पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई हैं अपनी उसमें भी डीएवी पब्लिकेशंस का सारा वही चीज है। तो जो डीएवी में बच्चे पढ़ते हैं या किसी और स्कूल में भी अगर ये सब कुछ दे रखा है तो वो बच्चे भी पिछली वीडियोस भी देखें और ये वाली वीडियोस भी देखें, तभी जाके चैप्टर क्लियर होगा। ये नहीं कि जो डीएवी पब्लिकेशंस के लिए डालिए आप सिर्फ वही देखेंगे, नो, इससे आपको कुछ क्लियर नहीं होगा अगर आप सीधा डीएवी पब्लिकेशंस पे आ जाएंगे तो। क्योंकि जो एनसीईआरटी में है पहले वो उसमें डीएवी में भी वही है, कॉन्सेप्ट तो भाई क्लियर करना ही पड़ेगा ना आगे पढ़ने के लिए, ये तो आगे की पढ़ाई है। ओके, तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले की वीडियोस देख के, उसके बाद इस सब पे आना। किसी और स्कूल के लिए भी है तो वो, बट स्पेशली मेरे को सिर्फ डीएवी पब्लिकेशंस का पता है तो मैं सिर्फ यहाँ पे डीएवी पब्लिकेशंस ही स्पेसिफाई कर रही हूँ। सो इट्स अप टू यू एंड नाउ स्टडी हार्ड। ये सब कुछ इजी है पर थोड़ा याद रखने वाली चीजें हैं, सो पढ़ते रहिए। थैंक यू।